हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के जो पेपर हैं वो बताए जा रहे हैं। आदर्श प्रश्न पत्र, ठीक है, आदर्श प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं और ये प्रतिदिन आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आपको डेली बताए जा रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा ये भाग 2 है जो कि राजनीति विज्ञान का है। इसके पहले राजनीति विज्ञान का एक सेट पेपर पूरा का पूरा अपलोड हो चुका है, ठीक है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। और एक और बात मैं बता दूं, ये मध्य प्रदेश बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड। पहले ही मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मध्य प्रदेश बोर्ड है उसके विद्यार्थियों की जो कक्षा 12वीं के जो पेपर है वो आज हम इसमें बताएंगे और हमारे चैनल पर एमपी बोर्ड का ही जो कंटेंट है वो अपलोड हो रहा है। तो दोस्तों, आपकी जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है वो 20-21 जो मार्च है उससे होने वाली है, तो अच्छे से आप तैयारी करें। देखते हैं दोस्तों, आज हमारा ये राजनीति विज्ञान का आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2 रहेगा। इसके पहले एक सेट हमने पहले अपलोड कर दिया है जिसमें सभी क्वेश्चनों के जो आंसर है हमने बता दिए हैं। आज हमारा ये भाग 2 है और ये पूरा कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल जो सिलेबस जारी किया है उन सिलेबस के आधार पर ही है। तो आइए देखते हैं राजनीति विज्ञान मीन्स पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12वीं आदर्श प्रश्न पत्र भाग 2। इसके पहले एक आदर्श प्रश्न पत्र एक अपलोड हो चुका है, तो ये दूसरा है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें जो सही विकल्प है ये चुनकर लिखना है। 6 सही विकल्प चुनकर लिखना है, एक एक नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से आपके टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 6 नंबर हो जाएंगे। पहला देखिए, इसमें सही विकल्प में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है: अलकायदा, प्रथम खाड़ी युद्ध, जॉर्जिया, यूगोस्लाविया के खिलाफ कार्रवाई। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम खाड़ी युद्ध। क्या आएगा? प्रथम खाड़ी युद्ध। इसके बाद दूसरा देखिए, यूरोपीय संघ के झंडे फ्लैग में कितने सितारे मतलब कि स्टार हैं? अब आपको याद रखना है कि जो फ्लैग है, ठीक है, जो फ्लैग है उसमें कितने सितारे हैं, जो कि जो यूरोपीय संघ का है। किसका? यूरोपीय संघ का है। तो दोस्तों, इसमें 12 सितारे हैं। कितने? 12 सितारे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों इस प्रकार है कि वैश्वीकरण निम्नांकित में से क्या है? जो वैश्वीकरण है इसके बारे में पूछा है। इसमें आपको बताना है कि जो वैश्वीकरण है इनमें से क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन देखिए पूंजी का प्रवाह, दूसरा ऑप्शन देखिए वस्तुओं का प्रवाह और तीसरा ऑप्शन देखिए विचारों का प्रवाह। तो दोस्तों, जो वैश्वीकरण है उसमें पूंजी का प्रवाह भी होता है, विचारों का प्रवाह भी होता है और वस्तुओं का प्रवाह भी होता है। तो इसमें आएगा उक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? याद रखना, उक्त सभी इसमें करेक्ट होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती कौन सी थी? आपके ऑप्शन है लोकतंत्र को बनाए रखना, राष्ट्र निर्माण, औद्योगिक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो जो आज़ादी के समय भारत के सामने जो प्रमुख चुनौती थी दोस्तों, वो चुनौती थी राष्ट्र निर्माण। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती आज़ादी के बाद में भारत के सामने खड़ी हो गई थी। अगला देखिए, गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? गैर कांग्रेसी मतलब कि जो कांग्रेस का नहीं था, कांग्रेस पार्टी का नहीं था, कोई सी दूसरी पार्टी का था, ठीक है। आपके ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, आई के गुजराल या फिर मोरारजी देसाई। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं कि जो गैर कांग्रेसी है उसमें आएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें। मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री था, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका इस प्रकार है। इसके बाद में आपको रिक्त स्थान बताऊंगा, सारे पूरे पेपर का हल बताऊंगा दोस्तों। और एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने 12वीं के जितने भी दोस्त हैं उनके साथ में वीडियो शेयर कर दें। और ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, एमपी, ठीक है, एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के साथ में आप वीडियो शेयर कर दें। और एक और बात मैं इसमें बता देता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना
क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्रतिदिन 2-2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम, प्रतिदिन डेली, मतलब आपको 2-2 सेट पेपर 12वीं कक्षा के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बात ज़रूर ध्यान रखना आप सभी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, भाजपा के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जिसको इंग्लिश में बीजेपी भी बोला जाता है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जो भाजपा की स्थापना है वो आपको बताना है कि जो भाजपा की स्थापना हुई थी वो हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। 6 अप्रैल 1980 को, ठीक है, 6 अप्रैल 1980 को किसकी स्थापना हुई? भाजपा की स्थापना हुई थी, मतलब कि बीजेपी की स्थापना हुई थी। और गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री याद रखना मोरारजी देसाई है। अब बात करते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान देखिए और सारे रिक्त स्थान अच्छी तरह से आप करेंगे। पहला देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण था। ये जो रिक्त स्थान है दोस्तों ये आपके 6 नंबर के हैं। ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? सोवियत संघ का विघटन। ये यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, तो क्या आएगा? सोवियत संघ का विघटन। याद रखना, सोवियत संघ का विघटन, ये इसमें आएगा पहले में। दूसरे में देखिए, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन था, तो वो था वारसा पैक्ट। क्या था दोस्तों? याद रखना, जो दूसरा है इसमें क्या आएगा? वारसा पैक्ट। जो सेकंड दे रखा है ना, इसमें आएगा वारसा पैक्ट, ये वाला। अगला देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, काठमांडू नेपाल, सार्क का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, तो प्रारंभिक सदस्य है। क्या आएगा? भारत संयुक्त राष्ट्र का प्रारंभिक सदस्य है, तो यहाँ पे आप लिख देना प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक सदस्य है। अगला देखिए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन, याद रखना, सुकुमार सेन। अगला देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था। तो ये हैं आपके रिक्त स्थान। रिक्त स्थान एक बार और अच्छे से देख लें आप, गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। ये पूरे के पूरे रिक्त स्थानों के ये आंसर भी दे रखे हैं यहाँ पे, ये। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान के आंसर हैं और ये आपके रिक्त स्थान हैं, गलत आपको एक भी नहीं करना है। अगला देखिए, अब है सत्य असत्य लिखिए। दोस्तों जो सत्य असत्य है इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये भी 6 नंबर के हैं। ठीक है, कितने नंबर के हैं? सत्य असत्य, तो ये भी 6 नंबर के हैं आपके सत्य असत्य। और पहला देखिए, अमेरिकी प्रभुत्व ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का हनन किया है, तो यह बिल्कुल मतलब असत्य है ना, असत्य है दोस्तों, असत्य है दोस्तों, याद रखेंगे, बिल्कुल असत्य है। अगला देखिए, सर्वप्रथम पंचशील का उल्लेख भारत एवं चीन के मध्य सन 1956 में हुए समझौते में किया गया, तो यह है असत्य। दूसरा भी असत्य है। ठीक है, दूसरा भी असत्य। नेक्स्ट देखिए, वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है, ये भी असत्य है। ठीक है, आर्थिक समानता को नहीं, आर्थिक असमानता को जन्म देता है। ठीक है, आर्थिक असमानता को जन्म देता है। अगला देखिए, अधिकांश रजवाड़ों का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाता था, बिल्कुल सही, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सत्य, सत्य। अगला है, जनता पार्टी सरकार के पतन का प्रमुख कारण दलीय गुटबाजी थी, तो इसमें भी आप लिखेंगे सत्य। ठीक है, दलीय गुटबाजी थी जनता पार्टी सरकार के पतन का प्रमुख कारण। अगला देखिए, भारत में 1989 से गठबंधन की राजनीति का युग प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही, मतलब आप इसमें लिखेंगे सत्य। अब देखो, ये जितने भी सारे सत्य असत्य है इनको मैं एक बार और जल्दी से आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से दोस्तों कंप्लीट करना। पहला असत्य है, ठीक है, दूसरा भी असत्य है। उसके बाद में नंबर 3,
नंबर 3 मतलब थर्ड वाला भी असत्य है। थर्ड में क्या है, वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है, बिल्कुल गलत है। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 सत्य है। उसके बाद में नंबर 5 भी सत्य है। और नंबर 6 ये है आपका असत्य, मतलब सत्य है दोस्तों, है ना, असत्य नहीं है, ये भी सत्य है, लास्ट वाला सत्य है। ये आंसर यहाँ पे आपको दे रखे हैं, देख सकते हैं आप इनको पूरे को। तो दोस्तों एक बार और मैं बता देता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 12वीं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से हमारे इस चैनल पर मध्य प्रदेश बोर्ड और प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सारे मतलब पेपर हैं जो सॉल्यूशन सहित, उत्तर सहित, आंसर सहित आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मौका है ये हाथ से ना जाने दें। और कम से कम आपके कितने परसेंट, 85% को कोई भी नहीं रोक सकता अगर आपने कम्प्लीटली सारे के सारे वीडियो हल कर लिए हैं, देख लिए हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, ये आ गया आपका सही जोड़ी बनाइए। अब जो सही जोड़ी है इसमें आपको ध्यान देना है। सही जोड़ी भी कितने नंबर की है, 6 मार्क्स की है। ठीक है, 6 मार्क्स की है टोटल। पहला देखिए नाटो। दोस्तों नाटो का आगे आएगा अप्रैल 1949। क्या आएगा, अप्रैल 1949, इसके आगे ही आएगा। अगला देखिए, शाक थेरेपी अपनाई गई। जो सेकंड वाला है, शाक थेरेपी अपनाई गई, कब अपनाई गई थी, तो 1990। तो इसमें आप लिखना 1990, शाक थेरेपी अपनाई गई 1990 में। अगला है एक हिंदू राज्य। ठीक है, एक हिंदू राज्य कौन सा है, तो वो है दोस्तों नेपाल। ठीक है, नेपाल हिंदू राज्य है। अगला है यूनेस्को का मुख्यालय। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों पेरिस में। कहाँ पर है, पेरिस में। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पूछा जाएगा तो आप बताना पेरिस में है। मीनू मसानी इसमें क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें आएगा स्वतंत्र पार्टी। क्या आएगा, स्वतंत्र पार्टी, मीनू मसानी। अगला देखिए, प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। तो जो प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था वो 2 बैलों की जोड़ी थी। क्या थी, 2 बैलों की जोड़ी। ठीक है, की जोड़ी, जो कि ये आपको यहाँ दे रखा है, 2 बैलों की जोड़ी इसके आगे आएगा। तो ये आपके हो गए सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, सही जोड़ी बनाइए। ये मैंने लिख भी दिया है आपको बताने के लिए, उसके जस्ट सामने देखिए, ये सारा का सारा जो लिखा हुआ है ये आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, एक भी आपको छोड़ना नहीं है, ये सही जोड़ी हो जाएगी आपकी। और सही जोड़ी के आंसर अगर जैसे डायरेक्टली आंसर आप देखें तो ये आंसर ही यहाँ पे दे रखे हैं सही जोड़ी के। ये सही जोड़ी के जितने भी हैं इन सभी के जो आंसर हैं वो ये यहाँ पर दे रखे हैं ये। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 12th बोर्ड मतलब प्री बोर्ड परीक्षा की बंदे पूछ रहे थे मेरे से 2-3 कमेंट करके कि सर प्री बोर्ड परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों 20 या फिर 21 तारीख से आपकी जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है वो हो सकता है स्टार्ट हो जाए, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। ठीक है, मतलब ऐसी खबर आई थी कि जो 20 और 21 तारीख से आपकी प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश की। चलिए बात करते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला देखिए, पहला क्या दिया है, पहला दिया है दोस्तों आपको, ये 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के किस भवन पर आतंकी हमला हुआ था, तो वो हुआ था पेंटागन में। कहाँ पर हुआ था, पेंटागन। ठीक है, ये अमेरिका का एक शहर है, मतलब भवन है, इस भवन में आतंकी हमला हुआ था दोस्तों, है ना। अगला देखिए, वर्तमान में सार्क संगठन में सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है, तो वो है दोस्तों 8। वर्तमान में जो सार्क है उसमें कितने राष्ट्र हैं, तो 8 देश हैं। ठीक है, 8 देश सार्क में शामिल है। अगला देखिए, वैश्वीकरण के विरोध में स्थापित हुई किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम लिखिए। वैश्वीकरण के विरोध में दोस्तों किसमें, तो यह है वर्ल्ड सोशल फोरम। ठीक है, क्या है, वर्ल्ड सोशल फोरम, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है विश्व सामाजिक मंच। विश्व सामाजिक मंच,
सामाजिक मंच, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व सामाजिक मंच वर्ल्ड सोशल फोरम वैश्वीकरण के विरोध में स्थापित हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज़ादी के बाद भारत के राज्य कितनी श्रेणियों में विभाजित थे? तो 4 श्रेणियों में विभाजित थे। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। ठीक है, A B C D। ठीक है, अ ब स द, अपशब्द याद रखना। ठीक है, तो कितनी श्रेणियों में विभाजित थे? तो याद रखेंगे आप 4 श्रेणियों में विभाजित थे। आज़ादी के बाद भारत के राज्य कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में विभाजित थे। अगला है लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों उनको बोला जाता था जेपी। क्या बोला जाता था? जेपी उनको बोला जाता था। लोकनारायण जयप्रकाश को बोला जाता था जेपी। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ध्यान रखना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। तो 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, अगला है दोस्तों क्वेश्चन आंसर। अब ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये देखना, सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से आप कंप्लीट करना। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। 4 क्वेश्चनों को हल करना है, 3 नंबर के हैं। इस प्रकार से टोटल 12 नंबर का आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने नंबर के हो जाएंगे? टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था तथा इसमें किन विश्व नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था? दोस्तों यदि आपके पास में परीक्षा अध्ययन की जो गाइड है, मैं लिख के बता रहा हूँ, परीक्षा अध्ययन की जो गाइड अगर आपके पास में है तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पेज नंबर ये यहाँ पर दे रखे हैं, हर उत्तर में उसकी पेज नंबर भी दे रखा है और प्रश्न संख्या भी दे रखी है। तो मैं यहाँ पे प्रश्न बता रहा हूँ आपको, मतलब पूरा पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, जिसमें से जो OT है, मतलब कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसके तो सारे के आंसर मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन इसके बाद में आपको पूरा का पूरा मैं पेपर बता रहा हूँ। तो इन पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आपको हल करना है, कंप्लीट करना है, मतलब कि आपको याद करना है। और पेपर आपका इसी प्रकार से रहेगा, वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड का, तो कंप्लीट इसी प्रकार से हल करेंगे पेपर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। ये पृष्ठ संख्या 13 पर है, प्रश्न नंबर 8। कहाँ पर? परीक्षा अध्ययन में। अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन है तो ध्यान रखना। अगला देखिए, सोवियत प्रणाली के कोई 4 अवगुण या दोष बताइए। किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए थे? ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें 6 में अच्छा करने कितने क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें 4 क्वेश्चन हल करना है। कितने? 4 क्वेश्चन आपको इसमें हल करने हैं। अगला देखिए, बैंड वैगन रणनीति से आप क्या समझते हैं? ये अपने आप को छुपा ले रणनीति से किस प्रकार अलग है? नेक्स्ट है, चीन द्वारा अपनाई गई नवीन आर्थिक नीतियों के क्या दुष्परिणाम हुए? ठीक है, इसमें दुष्परिणाम बताने, चीन के द्वारा जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई थी तो उसके कुछ गलत परिणाम भी साबित हुए, तो वो कौन से हुए थे? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। और इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है? 3 प्रश्नों को हल करना है। कितने क्वेश्चनों को हल करना है? 3 क्वेश्चनों को हल करना है, जैसा कि ये सामने दे रखा है, देख सकते हैं। तो जो 3 क्वेश्चन है वो 3 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से आपके टोटल कितने? 9 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति एवं सहयोग को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशियाई देशों द्वारा भारत को एक बाहुबली समझने के क्या कारण हैं? अच्छा, जो दक्षिण एशिया के देश हैं, ये तो बहुत ही 1 नंबर क्वेश्चन बता दिया है इसमें। दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो भारत को क्या समझते हैं? बाहुबली समझते हैं। याद रखना, बाहुबली समझते हैं। तो इसके क्या कारण हैं? ठीक है, दक्षिण एशिया के देश भारत को बाहुबली समझते हैं, तो इसके कारण आपको बताना है। ठीक है, ये प्रश्न आपको 14 का उत्तर मिलेगा। पृष्ठ संख्या है आपकी 53 काई में, यह है आपकी परीक्षा अध्ययन में।
परीक्षा अध्ययन में। राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं सेट सेकंड बता रहा हूँ मैं आपको, एक सेट पहले बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वें क्वेश्चन का ही, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन हल करने हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उद्देश्य। जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसके क्या उद्देश्य हैं। यूनेस्को के कार्यक्रमों को संक्षेप में लिखिए। अच्छा, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को के जो कार्यक्रम है उसको आपको संक्षेप में लिखना है। वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण के उदय के कारण बताइए, मतलब कि वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण, ये 2 क्वेश्चन याद करना अच्छे से, ठीक है, वैश्वीकरण भूमंडलीकरण। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको 3 प्रश्नों को उत्तर देना है और 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 के हम क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। सभी क्वेश्चनों की एक एक क्वेश्चन को देखिए, आप अच्छे से हल करेंगे, लिख लेना या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। भारत में जनमत की कमजोरी की वजह से एक दलीय प्रभुत्व कायम हुआ, स्पष्ट कीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित किया लेकिन उसकी प्रकृति को परिवर्तित कर दिया, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 1967 मतलब कि 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी। जो कांग्रेस थी उसके समक्ष कौन सी चुनौतियां थी, कब, 1967 में, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये युवा तुर्क वाला मैंने कल के वीडियो में बताया था, कल का जो पेपर बताया था ना राजनीति विज्ञान का फर्स्ट सेट, उसमें भी आपको मैंने युवा तुर्क बताया था। युवा तुर्क से आप क्या समझते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये आप अच्छे से याद करना। अगला देखिए, गठबंधन सरकार की प्रमुख चुनौतियों को लिखिए। अच्छा, जो गठबंधन सरकार होती है, गठबंधन जो सरकार होती है उसकी आपको चुनौतियां लिखनी है। अब क्या होता है कि जो गठबंधन सरकार है वो एक दल की तो सरकार होती नहीं है, ठीक है, वो एक से ज़्यादा दल की सरकार होती है। सबसे पहले तो इस बात को आप ध्यान रखना कि जो गठबंधन सरकार है वो एक से अधिक दल होते हैं उसमें, ठीक है। एक से अधिक क्या होते हैं, एक से अधिक दल होते हैं। दल मतलब होता है दोस्तों पार्टी। तो एक से अधिक पार्टी होती है गठबंधन सरकार की, तो उसमें क्या होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग अलग मतलब मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। हम कह सकते हैं मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये गठबंधन सरकार की चुनौतियां आपको बताना है। अब 9वां क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको कितने क्वेश्चन हल करने रहेंगे ये देखना आप अच्छे से। इसमें आपको क्वेश्चन हल करने रहेंगे 3 क्वेश्चन आपको इसमें हल करने रहेंगे। पहला देखिए, शीत युद्ध के कारणों की विस्तार से विवेचना कीजिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन हैं, 4 नंबर के हैं, इस प्रकार से आपके टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के प्रभाव। जो शीत युद्ध का प्रभाव है वो भी आपको याद करके बताना है इसमें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, संयुक्त जो सोवियत संघ है उसके विघटन की प्रक्रिया पर एक टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी लिखना है, क्या करना है आपको, टिप्पणी लिखना है। और किस पर टिप्पणी लिखना है, सोवियत संघ के विघटन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान युद्ध तथा खाड़ी युद्ध के संदर्भ में एक ध्रुवीय विश्व के विकास की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। एक ध्रुवीय, ठीक है, एक ध्रुवीय विश्व के विकास की, ठीक है, विकास मतलब होता है दोस्तों डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ के राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। इसमें 2, एक तो प्रभाव जो आता है ये तो एक तो राजनीतिक प्रभाव पूछा है, ठीक है, राजनीतिक प्रभाव, और दूसरा पूछा है कूटनीतिक, ठीक है, कूटनीतिक प्रभाव। इन दोनों की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है और यूरोपीय संघ इसके बताना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 10वां क्वेश्चन है और 10वें क्वेश्चन में कितने 3 प्रश्नों को हल करना रहेगा आपको। प्री बोर्ड परीक्षा में भी ऐसा कैसे पेपर देखने को मिलेगा और यही क्वेश्चन याद कर लेना। इसमें से कम आपके 95 क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है। 4 या 12 नंबर के टोटल क्वेश्चन हैं।
पहला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग बताना है। क्या बताना है आपको? अंग बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए। ये आपको अपने स्वयं के प्रस्ताव का जो औचित्य है वो बताना है, किसमें? भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद, ठीक है, उसका स्थायी सदस्य होने के पक्ष में आपको क्या करना है? समर्थन करना है, और अपने प्रस्ताव का औचित्य भी है या नहीं है, ठीक है, ये बताना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य। ये क्वेश्चन देख लें, थर्ड वाला, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना के आपको उद्देश्य लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना क्यों की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, वैश्वीकरण प्रतिरोध के प्रमुख कारण। क्या बताना आपको? वैश्वीकरण प्रतिरोध के प्रमुख कारण बताना है, जो आपको मिलेंगे 75 पेज नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 3। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिशें कौन सी थी? ठीक है। अब हम बात करेंगे 11, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 क्वेश्चनों को हल करना है। 4 क्वेश्चन हल करना है, 4 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से आपको 16 नंबर देखने को मिलेंगे, मतलब कि आपके कितने नंबर हो जाएंगे? 16 नंबर का ये पूरा पूरा रहेगा। तो 11वां क्वेश्चन अच्छे से हल करेंगे। क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? छोड़कर नहीं आएंगे। ये मैं आपको एक बार और रिपीट करके बता देता हूँ, जितना है उतना करो, लेकिन पूरा करके आना। प्रारंभिक वर्षों में भारत की एक दलीय प्रधानता के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ये पहला प्रश्न है। दूसरा देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सिंपल प्रश्न है, भले बड़ा दे दिया। विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या एक दलीय शासन के युग में सरकार की त्रुटियों तथा भूलों को उजागर कर जनसाधारण के समक्ष लाने की भूमिका का निर्वाह भारतीय विपक्षी दल कर पाए? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। आपको अपने तर्क बताना है, ठीक है, अपने तर्क बताना है। इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है, जो विपक्षी पार्टी होती है, मतलब कि जिसकी सरकार नहीं होती है लेकिन फिर भी वो विपक्ष में बैठती है, ठीक है, तो उसमें जो हमारा जो लोकतंत्र है, जिसको याद रखना डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, तो इसकी क्या भूमिका है विपक्ष की डेमोक्रेसी में, ये बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथी लोकसभा को समयावधि से पूर्व भंग कराने के प्रमुख क्या कारण थे? जो चौथी लोकसभा थी, ठीक है, इसको समय से पहले ही भंग करा दिया गया था, क्यों? ये आपको बताना है। पृष्ठ संख्या 114 परीक्षा अध्ययन में मिल जाएगा। आपातकाल के प्रभावों का वर्णन कीजिए। आपातकाल के जो प्रभाव है उसका आपको क्या करना है? वर्णन करना है। अगला है, जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया। अच्छा, एक प्रश्न बन रहा है, चलिए इसको मिटा के मैं पूरा अच्छे से बता देता हूँ। इसमें एक प्रश्न बन रहा है जो इसका देखिए, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है दोस्तों, शाह आयोग की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1977 में। शाह आयोग की स्थापना 1977 में हुई, ठीक है। वो प्रश्न समझो अब आप। जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी और इसके क्या निष्कर्ष थे? निष्कर्ष क्या निकले थे, ये भी आपको बताना है। अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के मुख्य तत्वों का विवेचन कीजिए। एकात्म मानववाद, ठीक है, एकात्म मानववाद के प्रमुख तत्व, ठीक है, प्रमुख तत्व की विवेचना करना है आपको, ठीक है। पृष्ठ संख्या 125 पर मिलेगा और 10वां
प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो अब एक जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि हमारे इस चैनल पर डेली एक एक सेट पेपर अपलोड हो रहा है। ठीक है, एक एक सेट पेपर अपलोड हो रहा है जो आपको आंसर सहित बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम डालेंगे वीडियो तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो पेपर रहेगा वो काय का रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। राजनीति विज्ञान के 2 हो चुके हैं, अर्थशास्त्र के 2 हो चुके हैं। अब रहेगा दोस्तों इतिहास का। किसका रहेगा? हिस्ट्री का। ये पेपर आपको मैं बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। ये थी आपकी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात कि जो अगला वीडियो है, अगला जो वीडियो है उसमें आपकी आएगी हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब कि इतिहास, इतिहास कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम्स। अच्छा, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है इसके लिए इसके पहले एक एग्ज़ाम होती है प्री बोर्ड, जो बोर्ड परीक्षा के जैसी रहती है। वो कब है? 20 या 21 से होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।